नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की और नई वीडियो में। वीडियो पसंद आ तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात बताएंगे आपको करेले की खेती के बारे में। आपको इसकी जो है खेती कब करनी है, कैसे करनी है और बीज कौन सी वैरायटी आपको लगानी है और किस तरीके से आप अपनी फसल से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो और कौन सी दवा का स्प्रे करना है जिससे आपकी फसल लंबे समय तक चले और कौन सी ऐसी खाद का इस्तेमाल करना है जिससे आपका फसल से ज़्यादा उत्पादन निकले, फलों की चमक भी रहे और फसल हमारी हरी भरी रहे और जो हमारे फलों की चमक भी काफ़ी शानदार रहे। कौन सी दवा स्प्रे करनी है तो ए टू जेड हमारा जो है ए टू जेड जानकारी मिलेगी। जो हमने इस्तेमाल किया वही आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसका अच्छा नहीं मिलता और फसल आपकी लंबे समय तक नहीं चल पाती है और समय से पहले उसकी ख़राब हो जाती स्थिति और ज़्यादा उत्पादन भी नहीं निकल पाता। तो इसका मुख्य कारण है कि अगर आप सही टाइमिंग पे और सही फर्टिलाइज़र, सही दवा का स्प्रे नहीं करोगे तो आपको उसका कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। जो पौधे को ज़रूरी है वो अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी फसल के लिए फ़ायदेमंद होगा। और तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारियाँ बताएंगे जो हम काफ़ी समय से करेले की खेती में करते आ रहे हैं और जो हमें गलतियां होती हैं वो हम आपको ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे वीडियो के ज़रिए। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना जिससे आपको छोटे लेवल से ए टू जेड जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है खेती में कि अगर आपने बीज लगा दिया, बीज लगाने के बाद आपका पौधा अच्छी तरीके से फसल है वैसे ही की वैसी हो जाएगी जैसी आप वीडियो में लोगों की देखते हो और वैसे ही आप पैसा कमा लोगे जैसा सभी लोग कमाते हैं। तो ऐसा है, आप बिल्कुल गलतफहमी में मत रहना। इसके लिए आपको पहले बात आपको समझना पड़ेगा। आप वीडियो के ज़रिए उसके तरीके को इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हो कि आपने उसने किस तरीके से मचान विधि बनाया, किस तरीके के फर्टिलाइज़र डाले, किस तरीके की दवा स्प्रे की है। तो आप इस तरीके का मैनेजमेंट देख सकते हो। बाकी सब आपको अपनी फसल में अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी और आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ कि हमें कब कौन सी दवा स्प्रे करनी है और आपको पौधे को देखकर समझ जाना चाहिए कि हमारे पौधे में कौन से वायरस लगे हैं। तो पहली बात आपको समझनी होगी कि हमारे पौधे में कौन से वायरस लगे हैं और कौन सी हम दवा का स्प्रे कर रहे हैं। तो अगर आप फुल तरीके से समझकर और सोच समझकर अगर आप दवा का स्प्रे करो तो आपका फालतू खर्च नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा फालतू खर्च होता है तो हमारा जो है कीटनाशक, फंगिसाइड, इन तरीके के तमाम कीटनाशक दवाओं के कारण ही हमारा जो है खर्च ज़्यादा होता है। बाकी अगर आप अच्छी तरीके से समझ गए तो आप कम खर्च में भी आप अपनी फसल को स्वस्थ, हरा भरा और जो है लंबे समय तक ले जा सकते हो। बस अगर आप टाइमिंग पर इस्तेमाल जो सही करोगे तो होता क्या है, शुरुआती स्टेज में कम वायरस लगे होते हैं तो उनको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो और सस्ते में कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा वायरस फैल जाता है, समस्या बहुत बड़ी हो जाती है तो आपको वहाँ महंगी से महंगी दवा का स्प्रे करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर भी आपका कंट्रोल नहीं होता है, 10 से 20% तक रह जाता है। तो ये सबसे बड़ा खर्च हाँ तो किसान भाइयों, अब बात आती है करेले की बिजाई, बीज लगाने की, खेती करने की। तो इस समय जो है मौसम तो काफ़ी शानदार रहता है। करेले की खेती को गर्मियों में भी कर सकते हैं, बरसात के समय में भी कर सकते हैं। बस ठंडियों में अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होती है, जो है अलग जो है ठंडियों की फसल नहीं है। ज़्यादातर गर्मियों में इसकी अच्छी पैदावार होती है और बरसात के सीज़न में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैदावार होती है। तो किसान भाइयों, इसकी जो है अगर आप खेती करना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको पहले अच्छी तरीके से खेत की जुताई कर देनी है। जुताई के बाद आपको जो है इसमें बेड तैयार करने होते। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व होता है करेले की खेती में। अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो है पौधे की जो है जड़ें ज़्यादा दूर तक ग्रोथ करती हैं और पौधे के यहाँ जो मिट्टी है उसमें ज़्यादा नमी रहती है, जिसकी वजह से होता क्या है, पौधे में जो है तमाम तरह की जो जड़ गांठ, निमेटोड्स और जो है जड़ गलन, इस तरीके की समस्या है। तो ये तो होता क्या है कि करेले की जड़ें जो है ज़्यादा दूर तक ग्रोथ करती है। जितनी ज़्यादा जड़ें ग्रोथ करेगी उतना पौधा अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो किसान भाइयों, ये पहली बात आपको जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद आपको थोड़ी दिन धूप में जो है धूप लगने देनी है खेत को, जिससे बाद में समस्या कम देखने को मिलेगी। जो है फफूंद जनित रोग, डाउन मिल्ड्यू, फंगस जनित रोग लगते हैं करेले की खेती में, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। 10 से 20% तक लॉस होता है फंगस की वजह से करेले की फसल में, क्योंकि इस वजह से फल फूल झड़ते हैं, पीले पड़ते हैं और सड़कर ख़राब होते हैं। तो ये सबसे बड़ी मुख्य कारण है। और उसके बाद अगर आपने जो है इसको बेड तैयार करना है, जुताई के बाद आपको बेड तैयार करने के बाद आप अपनी
जो है एरिया में कर रहे हो, तो आपको इसको क्या करना है किसान भाइयों, जैसे ही आप इसको बेड तैयार करते हो, बेड के लाइन बाय लाइन आपको सड़ी हुई गोबर का खाद का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार खेत में पूरा बिखेर दिया तो इससे आपको ज़्यादा लगेगा। अगर आपके पास कम है तो मेरे हिसाब से बेस्ट होता है कि मैं लाइन बाय लाइन ड्रिप जिस लाइन में बेड तैयार करता हूँ उसी बेड पर पहले गोबर डाल दिया, फिर उसके बाद ड्रिप लाइन डाली, फिर उसके बाद बेसल डोज में आपको खाद डालना है, जैसे कि DAP, MOP, पोटास हो गया। और इसके बाद आप मैग्नीशियम सल्फेट लेते हो तो बहुत बेहतर होता है करेले की फसल में। खासकर मैग्नीशियम सल्फेट ज़रूर इस्तेमाल करो, क्योंकि ये फसल को बहुत बेहतर हरापन में मदद करता है और फसल को जो है स्वस्थ और मजबूत बनाने का प्रयास करता है। तो इसको आप ड्रिप के जरिए बाद में भी छोड़ सकते हो मैग्नीशियम सल्फेट को। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले कि अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद इस्तेमाल करते हो तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है बेड बनाने के पहले। तो आप इसको 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो करेले की खेती लगा सकते हो, फिर उसके बाद मिर्च या टमाटो लगा सकते हो इसी बेड पर, तो ये फ़ायदा बहुत बेहतर होता है। तो देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से हमने जो बेड तैयार किया हुआ है, तो इस तरीके का मुख्य कारण है कि इसमें हमने पहले तरीके से जो है बेड लाइन में सड़ी हुई गोबर की खाद लाइन बाई लाइन डाली हुई है, और इसके बाद हमने DAP, पोटास और किसी भी कंपनी का माइक्रोराइज़र ले सकते हो जो बहुत फ़ायदा होता है। आप संचार का एक जो बाल्टी आता है उसको भी अगर आप डालते हो तो वो बहुत बेहतर काम करता है फसल में। तो ये जड़ों को मजबूत बनाने का काम करता है और पौधे के यहाँ की मिट्टी को नमी बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो माइक्रोराइज़र का इस्तेमाल किया करो, और जो है DAP और पोटास ये बहुत बेहतर है फसल के लिए। तो ये आपको जो है बेसल डोज में देने हैं, और जो फसल की वृद्धि के विकास के अनुसार आपको जो है इसके लिए बाद में आप ड्रिप लाइन से भी छोड़ना है। ये जो है आपके बाद में काम नहीं, थोड़ा मोड़ा काम आता है, लेकिन अगर आप इसको बाद में अगर आप सोच रहे हो कि अगर हम बेसल डोज के ज़रिए खाद इस्तेमाल करते हैं तो हम बाद में नहीं देना होगा, तो बाद में आपको थोड़ी मोड़ी चलाने पड़ते हैं। जो आपकी फसल की जो फल फूल झड़ने की समस्या, कई प्रकार की समस्या आती है, तो उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो किसान भाइयों, इसके बाद आपको जो है ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना है। ट्राइकोडर्मा आप ले सकते हो, जो है आप ड्रेंचिंग के जरिए डाल सकते हो, या उसको पहले ही इस्तेमाल करो। तो ड्रेंचिंग के जरिए डालोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा, पौधे की जड़ों में मिल जाएगा, और पौधे इससे ट्राइकोडर्मा से आपकी फल फूल में जो फसल में डाउनी मिल्ड्यू और फंगस जनित रोग लगते हैं, फफूंद जनित रोग लगते हैं, उसको कंट्रोल करेगा। और जड़ें ज़्यादा गांठ बनते हैं, जड़ गांठ होती है, तो इसके लिए अगर आप ज़्यादा जड़ गांठ बनती है तो इसके लिए आप अलग से दवा का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी सब आपको समझना ज़रूर है, क्योंकि जड़ गांठ अगर आप करेले की फसल में लग गई तो वहाँ पौधा कमज़ोर हो जाता है, ज़्यादा उत्पादन नहीं निकलेगा, फसल पीली पड़ जाएगी और पौधा ख़राब हो जाएगा। तो करेले की फसल में ऐसा है कि अगर आप पानी ज़्यादा दोगे तो भी आपका जो है फसल पीली पड़ेगी, और जो है कम दोगे तो आपकी फसल पीली पड़ेगी। और उत्पादन तनाव अगर एक बार फसल को लग गया तो आपका 10 से 20% तक उत्पादन कम हो सकता है। तो पानी आप उतना ही चलाओ करेले की फसल में जितना पौधे को ज़रूरी हो। अगर ज़्यादा चलाओगे तो पौधा ख़राब होगा, अगर कम चलाओगे तो वही पौधा ख़राब होगा। तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको समझना ज़रूरी है। इसका मेन मैनेजमेंट इन्हीं तीनों चीज़ों पर टिकाऊ होता है, जैसे फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट और दवा मैनेजमेंट। ये 3 तरीके से अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया और अच्छी तरीके से इस पर काम किया तो आप करेले की फसल से ज़्यादा उत्पादन निकाल पाओगे, ये वादा है। क्योंकि इसी में जो है बहुत से किसान फेल हो जाते हैं, कई तरीके की दवाओं का स्प्रे करते हैं लेकिन उनको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता और कई बार फसल ख़राब हो जाती है। जैसे ही आपका बेड अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है, खेत और बेड बनकर तैयार हो जाता है, तो किसान भाइयों आप बात आती है हमें वैरायटी कौन सी लेनी चाहिए। तो वैरायटी मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, मैं अपने यहाँ की बता रहा हूँ। तो मैं BSF का रुझान करेला ही लगाता हूँ। मेरे एरिया में जो है काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं लोग और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से होता भी है, क्योंकि इसको हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। इसमें वायरस थोड़ा कम लगते हैं और फसल हमारी ज़्यादा अच्छी लंबे समय तक चलती है। और इसका करेले का साइज़ है वो काफ़ी अच्छा होता है और हरापन रहता है और चमक भी इसमें शानदार रहती है। तो हम इसी को लगाते हैं, इसकी ज़्यादा डिमांड भी रहती है। तो आपके एरिया में उन्हीं करेले के बीज को लगाएं जो आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से होता हो और ज़्यादा वायरस ना लगते हो। क्योंकि जो है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मौसम चेंज होते रहते हैं। कहीं पर अभी जो है ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही, कहीं पर अभी थोड़ा ठंडी पड़ रही। तो ये अपने एरिया के हिसाब से आप चुन सकते हो वैरायटी को।
और किसान भाइयों इसमें मुख्य बात आती है, बहुत से किसान भाई करते क्या हैं, वैसे ही बीज लगाते हैं तो बीज हमारा सड़क कुछ दिन बाद आधा जर्मिनेशन हो जाता है, आधा सड़कर ख़राब हो जाता है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना है। आपको इसका बेस्ट जो है तरीका बताता हूँ। तो आपको अगर आप करेले के बीज लगा रहे हो तो आप एक दिन पहले पानी में भिगो कर रख दो। एक दिन तक पानी में आप 10 से 12 घंटे पानी में बीज को डले रहने दोगे तो होगा क्या, आप फिर रात भर अगर आप बीज को ऐसे ही रखे रहने दोगे, फिर अगर आप सवेरे दूसरे दिन बीज को लगाते हो तो इससे होता क्या है, तो पहले आपको जो है ड्रिप लाइन से अच्छी तरीके से पूरा खेत में पानी चला देना है, जिससे आपकी मिट्टी में अच्छी तरीके से नमी हो जाएगी और जो है पूरा खेत का वातावरण ठंडा हो जाएगा, जिससे पूरी जो है बैट की पूरी गर्मी बाहर निकल जाएगी होल के ज़रिए। तो इससे आपका जो है करेले का बीज जो है सड़ेगा नहीं। और सड़ने का मुख्य कारण होता है, कई बार किसान भाई ज़्यादा पानी चला देते हैं, जिससे होता क्या है उनका बीज सड़कर ख़राब हो जाता है, वहीं पर जर्मिनेशन नहीं होता। तो इसका यही है कि अगर आप इसको लगा रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले अच्छी तरीके से पानी चला देना है। जब तक अंकुरित ना निकले, बीज ना निकले आए, अंकुर ना, तब तक आपको पानी नहीं देना है। जैसे ही अंकुर सभी जगह निकल आता है, 90-95% निकल आते हैं जैसे ही करेले के पौधे, तो आपको जो है पानी थोड़ा चलाना है। जैसे ही 10 से 15 दिन का पौधा हो जाता है तो हमें इसमें ड्रेंचिंग के ज़रिए इसमें काम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है छोटा पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा वायरस का अटैक होता है। रस चूसक कीट जो है पौधे पर बैठने स्टार्ट हो जाते हैं, पत्तियाँ, सुंडी इस तरीके के जो है इसमें लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस समय जो है हमें ज़्यादा हैवी पावरफुल दवाओं का स्प्रे नहीं करना होता है। और इस समय पौधे में जो है पौधे के जो है जड़ें काटने की समस्या आती है, जड़ें सड़ने की समस्या आती है। तो इसके लिए हमें ड्रेंचिंग में इस्तेमाल करना चाहिए। NPK 19-19 इस्तेमाल करनी है और इसके साथ UPL साफ फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो। कार्बनडाजिम होता है, मैनकोजेब होता है। और इसके साथ अगर आप ट्राइकोडर्मा लेना चाहते हो तो ट्राइकोडर्मा डाल सकते हो। NPK 19-19 ह्यूमिक एसिड ये आपको ज़रूर डालना है, जो आपकी फसल को काफ़ी ज़्यादा बेहतर जो है, जो छोटी अवस्था में पौधे की जड़ों को ग्रोथ करने में मदद करेगा और पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ जड़ों को मजबूत करेगा और तना मजबूत करेगा। तो ये बहुत बेहतर काम करेगा। जैसे ही पौधा छोटी अवस्था में हो, 4 से 5 पत्तियाँ निकल आएँ, तो हम किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जो हमने इस्तेमाल किया वो वही बताने का प्रयास करते हैं। तो किसान भाइयों इसके बाद हमें जो है फर्स्ट स्प्रे ज़रूर लेना चाहिए, जो आप थोड़ा कम पावरफुल दवाओं का स्प्रे करें। जैसे कि अगर आपका सुंडी का अटैक हो चुका है तो आप प्रोफेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर अब सुंडी का ख़त्म हो चुकी है तो इसमें समस्या आती है, थ्रिप्स, माइट और सफ़ेद मक्खी का अटैक होना स्टार्ट हो जाता है पौधे में हमारी। तो इसके लिए आप कम पावरफुल दवा का स्प्रे करें, जैसे नीम तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके बाद आप जो है नीम तेल के बाद अगर आप कंट्रोल नहीं हो रहा हो, इसके साथ आप एसिटामेप्रिड 20% आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत बेहतर होता है कि जो है कम पावरफुल दवा भी है और सस्ती भी है और जो कंट्रोल भी कर देती है। तो ये टाइमिंग सही होना चाहिए, आपको जो है शेड्यूल बाय शेड्यूल काम करोगे हफ्ते के हिसाब से तो आपको बहुत फ़ायदा भी देखने को मिलेगा और रिजल्ट भी इसके शानदार रहेंगे, 100 में से 90-95% तक। और इसके बाद जैसे ही आपकी जो 10 से 15 दिन अगर आपने ये 15 दिन की फसल के बाद आपने 15 दिन के जो है ये इस्तेमाल कर लिया ये शेड्यूल, तो आप दूसरी बार शेड्यूल इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर आपकी बेल जो है लगातार बढ़ती जाती है तो ये आपको NPK 19-19 2 बार इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी पौधे की ग्रोथ लगातार बढ़ती जाएगी, पौधे की वृद्धि होगी, उसके साथ साथ उसका जो है तना मजबूत बनेगा और उसकी वृद्धि के साथ साथ जो है शाखाएं भी उसमें निकलना स्टार्ट हो जाएगी। कई बार होता क्या है उसमें शाखाएं नहीं निकलती हैं, तो हमारी बेल जो है लगातार बढ़ती जाती है, उसमें शाखाएं नहीं निकलती। तो आपको इसमें क्या करना है किसान भाइयों, इसमें NPK 12-61 इस्तेमाल करना है, जिससे आपके पौधे की जो है बेल तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और जो है शाखाएँ भी बढ़ेगी। तो किसान भाइयों इसमें शाखाएँ निकलेंगी और इसमें तना मजबूत बनेगा और जड़ें मजबूत बनेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, पौधे में स्वस्थ हरा भरा रहेगा। तो ये 12-61 का काम होता है, जो पौधे को हरा भरा बनाने में इसमें फास्फोरस जो है सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, जो पौधे के लिए छोटी अवस्था में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब बात आती है कि आपको उसका दूसरा स्प्रे लेना होगा 7 दिन के अंतराल पर। तो आप इसको जो है हेक्साकोनाज़ोल आता है, तो आप उस केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके साथ आपको इमिडाक्लोप्रिड 40% आता है, फिब्रोनिल 40% आता है। तो आप उसका इस्तेमाल करोगे तो आपको थ्रिप्स को कंट्रोल करेगा और जो है माइट को भी कंट्रोल करेगा और जो है रस चूसक कीटों को जो है चबाने वाले कीट होते हैं उनको सारी तरीके से कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ये आपकी फसल में जो है
बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। तो कई बार होता क्या है, आप शेड्यूल काम नहीं करते हो तो पहली बात आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा फसल में, वैसे ही 7 से 8 दिन बाद आपको फसल एकदम से ख़राब होने दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे ही अगर आप सस्ते में इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप मेरे हिसाब से सस्ता इस्तेमाल करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से शेड्यूल बाय शेड्यूल काम करोगे तो आपकी फसल स्वस्थ रहेगी, हरी भरी रहेगी। तो वही हम आपको बता रहे हैं जो हमने इस्तेमाल किया हुआ है। तो उसके बाद आपको ये इस्तेमाल करना है दूसरा स्प्रे। और दूसरा स्प्रे में आपको जो कई बार होता क्या है कि आपकी जो है फसल अब इस स्टेज में पहुंच चुकी होगी कि उसमें थोड़े थोड़े फूल आना निकलना स्टार्ट हो चुके होंगे और पत्तियां ज़्यादा से ज़्यादा हरी होंगी और जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं बननी स्टार्ट हो चुकी होंगी 1261 NPK डालने के बाद। तो अब आती है NPK 13-0-45 डालना है और आपको इसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल कर लेना है। ह्यूमिक एसिड ले सकते हो या माइक्रोराइजर इस्तेमाल कर सकते हो। और मेरे हिसाब से आप जो है 13-0-45 और कैल्शियम ले सकते हो जो आपके लिए फसल में बहुत तरीके से काम करेगा। जो इसमें पौधे में शाखाएं बनेंगी और जो नए फल फूल आएंगे और जो है फल फूल आ चुके होंगे उसे सेटिंग करने में मदद करेगा। और पोटास से जो है फसल की जो है ग्रोथ भी बढ़ती है और हरापन भी रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं निकलती है, फल फूल आने के लिए तैयार होते हैं। तो कैल्शियम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं बढ़ाएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आने की मात्रा बढ़ेगी। जो है लगातार इसमें पत्तियों में फूल लगातार निकलते हैं, हर फूल पत्तियों के यहाँ से एक फल निकलता है। कई बार होता क्या है, कई बार किसान भाइयों के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते होते हैं जो मेल होते हैं, जो फीमेल फूल बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन मेल फूल बहुत कम आ रहे होते हैं। तो कई बार होता क्या है, किसान के खेत में जो है फूल ज़्यादा दिख रहे होते हैं, फल बिल्कुल भी कम आ रहे हैं। तो इसका कारण है कि फर्टिलाइज़र की कमी होने की वजह से इसमें ये समस्या आती है कि फूल ज़्यादा लगे रहते हैं, फल कम आ रहे होते हैं। तो ये इसको फर्टिलाइज़र की कमी की वजह से ये समस्या आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, NPK 13-0-45 डालना है जो लगातार कंटिन्यू इसी अवस्था में आपकी लगातार बेल में फूल आने का काम, फल आएंगे और फल बनेंगे भी वो। और इसके साथ आपको कैल्शियम लेना है। और अगर आपको जो है इसके बाद आपको क्या इस्तेमाल करना है, जैसे ही जो है 40 से 45 दिन की फसल हो जाती है तो इसको आपको इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद आप 50 से 60 दिन के अंतराल पर आपको जो है 52-34 13-0-45 इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जो आपके पौधे में फल फूल आ चुके हों उनको सेटिंग करने में मदद करेगा, उनकी साइज़ को बड़ा करने में मदद करेगा। और पौधे में अगर ज़्यादा रस चूसक कीटों का अटैक हो रहा है तो आप उन्हीं रस चूसक कीटों के अनुसार दवा का स्प्रे लेते रहें। फिर एक समय होता है कि आपको एक शेड्यूल वाइज काम नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, जो वायरस दिख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग दवा का स्प्रे करो, वो बहुत शानदार होता है। तो आपको खर्च भी कम लगेगा और रिजल्ट भी शानदार मिलेगा। अगर आपके पौधे में रस चूसक कीट जैसे सफ़ेद मक्खी का अटैक हो चुका है तो आप अलीका का स्प्रे करो, रॉनफेन का स्प्रे करो, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे इसके। और डाउन मिल्ड्यू का अटैक हो चुका है तो इसके लिए रिडोमिल्ड गोल्ड आता है और ज़्यादा ही तरीके से वायरस लग चुका है तो इसके साथ आप जैम्प्रो का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर एक बार में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आप इसको 2 केमिकल्स वैसे ही दवा का इस्तेमाल करो जो उसके लिए उसको वायरस को प्रभावी नियंत्रण कर सकता हो 2 बार में। तो आप उसी केमिकल्स का इस्तेमाल अगर बार बार करते रहोगे तो आपको उसका रिजल्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इसमें हफ्ते दवा का स्प्रे बदलाव करते रहो। और माइट की समस्या आ रही है तो माइट की समस्या से सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि पौधे के करेले की पत्तियों में होता क्या है, करेले की पत्तियां मुड़ने लगती हैं, मुड़कर पौधे ख़राब हो जाते हैं और करेले की पत्तियां पीली पड़ने लगती है और डाउनी मिल्ड्यू का अटैक होता है, माइट का अटैक होता है और रस चूसक कीटों का अटैक होता है। तो हमारे पौधे की बेल वहीं पर ग्रोथ रुक जाती है, शाखाएं बढ़ नहीं रही होती हैं। तो इसमें जो है आपको समझना ज़रूरी है, अगर माइट का अटैक हो रखा है तो आप इसके लिए ओब्रोन आती है, बायर का ओब्रोन, तो उसका इस्तेमाल करोगे तो आपका माइट भी ख़त्म हो जाएगा और सफ़ेद मक्खी भी कंट्रोल हो जाएगी। तो इसको आपको माइट को देखना है पहले। अगर आप माइट पत्तियों के नीचे छोटी छोटी लाल मकड़ी रहती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। हमारी कई बार फसलें ख़राब हुई हैं, इससे पौधा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और रस चूसक कीटों के सफ़ेद मक्खी की भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और फफूंद जनित रोगों में डाउनी मिल्ड्यू का अटैक होने की वजह से फल फूल झड़कर पीले हो जाते हैं, फसल भी हमारी पीली पड़ जाती है। तो इसके लिए आप रिडोमिल्ड गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, बताया जो अभी।
और उसके साथ अगर आप जैम्प्रो BSF का आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात आती है किसान भाइयों, जैसे ही हमारी जो है जब पौधे में ज़्यादा वायरस लग चुके होते हैं तो इसमें इस कंडीशन में हमें जो इसमें फर्टिलाइज़र की मात्रा थोड़ी ज़्यादा बढ़ानी होती है। पौधे में पोटास, कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम जो है मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र, जैसे कि आप कैल्शियम बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिंक, आयरन, ये जो है आपको देना ही पौधे में है। क्योंकि इसमें जब फसल पीली पड़ने लगती है तो अगर आप पौधे को पोषक तत्व तो नहीं दोगे तो आपकी फसल और ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुंच जाएगी। तो इस स्टेज में होता है कि अगर आप पौधे को जड़ों के जरिए मजबूती प्रदान करोगे, पोषक तत्व दोगे, तो आपकी फसल ऊपर पत्तियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ निकलेंगी। करेले की फसल एक ऐसी फसल है, अगर आपकी उसकी ग्रोथ रुक जाती है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो आप उसको जो है दवाओं के या फर्टिलाइज़र के बेस पर उसको फिर से रिकवर कर सकते हो 40 से 50% तक। बस आप में सही तरीके से अगर आपने फर्टिलाइज़र दवा का स्प्रे किया तो। अगर आपकी जो है इसमें फसल पीले होने की समस्या आ रही तो मैग्नीशियम सल्फेट आप ज़रूर इस्तेमाल करो। और यूरिया आपको तब देना है जब पहली बार आप 13-0-45 डाल रहे हो, तो आपको उसके साथ 13-0-45 और यूरिया का इस्तेमाल करना है। तो आप जो है फल निकलने से पहले इस्तेमाल करना है यूरिया का। और जैसे ही बीच में 50-60 दिन की हो जाती है तो थोड़ा बोड़ा यूरिया डाल देना है। और उसके बाद अगर आपको फिर भी लग रहा है थोड़ी मोड़ी फसल पीली पड़ रही है तो मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट की ज़्यादा मात्रा पौधे के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें पौधे की पत्तियाँ हरी भरी रहती है, पौधे की शाखाएँ ज़्यादा निकलती है और पत्तियाँ के साथ साथ पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, पौधे में वायरस थोड़ा कम लगते हैं। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है। और कैल्शियम का इस्तेमाल तब करना है जब फसल छोटे फल फूल झड़कर ख़राब हो रहे हैं, फल फूल सेटिंग नहीं होते, फल फूल की साइज़ छोटी रह जाती है, टेढ़े मेढ़े पड़ने लगते हैं और तो एक समान नहीं रहते। तो इसके लिए आप कैल्शियम और बोरोन का इस्तेमाल करोगे तो आपको इसको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे कैल्शियम बोरोन से। तो किसान भाइयों, ये जो हमने पहले जो NPK 1261-13-0-45 और बामोन 34-00-50 ये फर्टिलाइज़र बताए हैं, ये सब आपको पहले ही इस्तेमाल नहीं कर लेना। पहले इस्तेमाल करना है वो आपके लिए अलग बात है, लेकिन जैसे ही 50, 60, 70, 80 दिन की फसल पहुंचती है तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा झड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पीले होंगे। तो इसमें आपको जो है इस पर बेहतर काम करने की ज़रूरत है। इसी समय होता है पौधे को सबसे ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने पौधे की पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति कर दी तो आपको उसका उतना ही उत्पादन डबल देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको 10 से 20% तक फल फूल झड़कर ख़राब हो जाएंगे। तो इसी अवस्था में पौधे को जो है 1261-13-0-45 NPK 52-34 आपका इस्तेमाल करना है, जिससे आपके पौधे की बेल जो है शाखाएं भी निकलेंगी, पौधे का विकास भी होगा, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल भी आएंगे, पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, फसल भी आपकी हरी भरी रहेगी। तो यही कारण है कि आपको इसको थोड़ा थोड़ा डोज बढ़ाना है। जैसे ही आप छोटी अवस्था में 1-1 kg डाल रहे थे, वैसे ही अगर आपके पौधे की जो पौधे बड़े हो चुके हैं, ज़्यादा बेल पहुँच चुकी है, बड़ी हो चुकी हैं, तो आपको इसमें 1-1, 2-2 kg जैसे ही डोज बढ़ा लेना है, जिससे आपको इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी कारण लोग हैं जो ज़्यादा तरीके से अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं NPK फर्टिलाइज़र का, उसका उत्पादन जो है ज़्यादा निकलता है। और कई बार होता क्या है कि अगर आपकी मिट्टी में जो ज़रूरत पड़ रही है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करो, अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही है पौधे को देख लेना, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करो जो पौधे को ज़रूरी है। अगर आपकी चमक सही आ रही है, फसल में फल अच्छी तरीके से सारे सेटिंग हो रहे हैं, तो होता क्या है, आपको ज़रूरी नहीं है इस्तेमाल करो ही करो। लेकिन अगर आपके फल फूल झड़ रहे हैं, फल सेटिंग नहीं हो रहे, तो आप स्प्रे के तौर पर आप हफ्ते में एक रस चूसक कीटों के लिए दवा का स्प्रे करते रहो और एक टॉनिक का इस्तेमाल करते रहो। और हफ्ते में एक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरोन, ये आपको 15-15 दिन के या 7-7 दिन के अंतराल पर डोज देते रहो, जिससे आपका एक बार तोड़ाई हुआ, फिर आपने दूसरा डोज उसमें इस्तेमाल कर दिया, दूसरा फर्टिलाइज़र शेड्यूल डाल दिया, जिससे आपको इसका बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आपको कंटिन्यू इसी तरीके से उत्पादन देखने को मिलेगा। 70 से 80-100 दिनों के अंतराल पर आपकी 100 से 120 दिनों तक अच्छी तरीके से फसल चलती है, अच्छा तरीके से उत्पादन निकलता है। बस आपने इसमें परफेक्ट मैनेजमेंट पर ध्यान दिया, आपने फसल पर ध्यान दिया, पौधे में
कौन सी वायरस लग रही है, कौन सी समस्या आ रही है। तो इस तरीके से आप जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं। करेले की फसल ऐसी फसल है जिससे आपको बहुत मार्केट में बहुत बढ़िया अगर आपको रेट मिल गया तो आप करेले से लाखों रुपए कमा सकते हो। बस इसमें रेट के ऊपर चांस रहता है। कई बार होता क्या है, बहुत से किसान भाइयों को रेट मिल जाता है लेकिन उत्पादन ज़्यादा नहीं निकाल पाते। तो यही समस्या है कि आपको रेट तो मिल जाता है लेकिन उत्पादन ज़्यादा नहीं निकलता। तो इस स्थिति में बात ये आती है कि आपको शुरुआती स्टेज से काम करना पड़ेगा। जैसे ही छोटा पौधा है तो आपने शेड्यूल पर काम करना पड़ेगा कि हमको कौन से फर्टिलाइज़र कब इस्तेमाल करने हैं जो पौधे को जड़ों से मजबूत बनाएगा। एंडिंग टाइम पे जैसे ही बेल बढ़ेगी तो आपको जड़ें मजबूत बनेंगी, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकलेगा। ऐसा नहीं है अगर आपका छोटी स्टेज में आपको फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, छोटी स्टेज में पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र नहीं दिए तो बड़े पौधे में आपको ने सीधा डालना स्टार्ट कर दिया तो उसकी पौधे की क्षमता ही नहीं है कि आप उसकी जड़ें इतनी ज़्यादा दूर तक ग्रोथ नहीं कर पाई हैं कि आप उसको उतना फर्टिलाइज़र बाद में दोगे तो वो आपको जो है पौधों की ऊपर तक पहुंचा पाएगा। जितनी ज़्यादा जड़ें छोटे में मजबूत बनती हैं उतनी ज़्यादा बड़े में बाद में नहीं बन पाती हैं। तो पौधा शुरुआती स्टेज से ही पौधा उस लायक बनाया जाता है कि आप उससे उतना उत्पादन निकाल पाओ। तो ये आपका शेड्यूल होता है कि अगर आप अच्छी तरीके से छोटे स्तर से ही अगर अच्छी तरीके से काम करोगे तो आप ज़्यादा उत्पादन निकाल पाओगे। नहीं तो आप ऐसा नहीं है कि अगर आपने छोटी स्टेज से ध्यान नहीं दिया तो छोटी स्टेज में ही 40 से 50 दिन के आते आते ही हमारी फसल ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि जैसे कि हमारी फसल से कई बार तोड़ाई हो चुकी है, फसल पीली पड़ जाती है, कई बार समस्या आने लगती है किसान भाइयों की कि जो पहले वो ध्यान नहीं देते हैं कि आपको हफ्ते बाई हफ्ते दवा का स्प्रे करना है। फिर वो ध्यान कब देते हैं कि जैसे ही उसमें फल फूल आने लगने स्टार्ट हो जाते हैं तो इसमें दवा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें शुरुआती स्टेज से मेहनत करनी पड़ती है, शुरुआती स्टेज से दवा स्प्रे करना पड़ता है, शेड्यूल बनाना पड़ता है, शुरुआती स्टेज से हमें पौधे पर ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने जब फल फूल निकलेंगे तो हम जब इसमें फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, जब इसमें दवा डालेंगे तो आप कितना भी फर्टिलाइज़र आप शेड्यूल में खाद इस्तेमाल कर लो लेकिन बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है पौधे को तो बाद में वो डालना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मिट्टी है, मिट्टी में चाहे आप जितने पोषक तत्व जितने फर्टिलाइज़र डालो वो सब मिट्टी में मिलकर ज़मीन में ही चले जाने हैं। बस जो पौधे के लिए ज़रूरी है अगर आपने वो सही समय पे इस्तेमाल कर दिए तो आपके लिए पौधे के लिए बहुत लाभकारी होगा, बहुत फ़ायदेमंद काम करेगा। जितने फल फूल झड़कर ख़राब हो जाते हैं उसको सेटिंग करने में मदद करेगा। तो किसान भाइयों सबसे ज़्यादा जब फल फूल आ रहे होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा पौधे को फल फूल सेटिंग करने में। तो किसान भाइयों वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो शेयर ज़रूर कर देना अपने ऐसे दोस्तों के लिए जो करेले की खेती करते हैं और उत्पादन ज़्यादा नहीं निकलता।